नेक्स्ट, रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो सभी पॉलीकीट्स के अंदर रीजनरेशन की बड़ी ज़बरदस्त एबिलिटी होती है और अपनी बॉडी का कोई भी हिस्सा लॉस्ट हो जाए, इवन कि इनकी बॉडी टूट जाए, तो उससे ये दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। इस तरह छिपकली की दुम के अंदर एक होता है वीक पॉइंट, जहाँ से वो उसको खुद तोड़ देती है ताकि प्रेडेटर उसके पीछे लग जाए और छिपकली भाग जाए। इसी तरह से इनकी बॉडी के अंदर भी ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। जब इनको प्रेडेटर पकड़ता है, इनकी बॉडी वहाँ से टूट जाती है, आधी प्रेडेटर के पास रह जाती है, खुद ये भाग जाते हैं और अपने मिसिंग पार्ट्स को दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर टाइम लगता है, रातों रात नहीं ये काम हो जाता। इसी तरह से कुछ पॉलीकीट्स हैं, इनके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है, जिसके अंदर बडिंग होती है या ट्रांसवर्स फिशन होती है, मतलब एनिमल दो में डिवाइड हो जाता है। लेकिन इनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बड़ी कॉमन है और मोस्टली ये उसी पर रिलाई करते हैं। तो ये डाइशियस होते हैं, गोनेड्स इसकी स्लोमिक कैविटी के अंदर ही डेवलप होते हैं और उसके साथ ही वहाँ पर गैमीट्स बनते हैं। तो अब अलग-अलग पॉलीकीट्स के अंदर जो इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं वो अलग-अलग होती हैं। पुराने जो इसकी टाइप्स हैं उसके अंदर ये था कि गोनेड्स इसकी बॉडी के हर सेगमेंट में पेयर्स की फॉर्म में पाए जाते थे। लेकिन जो मॉडर्न पॉलीकीट्स हैं उनके गोनेड इनकी बॉडी के स्पेसिफिक सेगमेंट्स में होते हैं, सब में नहीं होते। वहाँ पे गैमीट्स बनते हैं और इसकी बॉडी कैविटी के अंदर आ जाते हैं। गैमीट्स वहीं पे मैच्योर होते हैं और उसके बाद जो मैच्योर फीमेल्स हैं उनके अंदर जब ये रिप्रोडक्टिव सीज़न आता है तो उनकी सारी की सारी बॉडी कैविटी एग्स से भरी होती है। तो इसके गैमीट्स बॉडी से बाहर जाने के लिए नेफ्रोस्टोम या फिर नेफ्रिडियोपोर का सहारा लेते हैं। और कुछ पॉलीकीट्स के अंदर फीमेल वर्म की बॉडी फट जाती है और उसके अंदर से एग्स बाहर निकल जाते हैं। इस केस के अंदर जो एडल्ट है वो तो मर जाएगा, लेकिन उसके जो गैमीट्स हैं वो फिर नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए बॉडी से फ्री हो जाएंगे। चंद एक पॉलीकीट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर गोनोडक्ट अलहदा है, मतलब कि गैमीट्स बॉडी से बाहर जाने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम वाली ट्यूब्यूल्स की बजाय अपनी अलहदा ट्यूब्यूल्स का सहारा लेते हैं। तो इस कंडीशन को प्रिमिटिव कहा जाता है, यानी कि ये करेक्टर प्रिमिटिव और मॉडर्न पॉलीकीट्स के अंदर ये करेक्टर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ चांद देखने मिलता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो पॉलीकीट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और चंद स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि बाकायदा कॉप्यूलेट करती हैं, यानी कि मेल फीमेल क्रॉस फर्टिलाइजेशन के ज़रिए जो होते हैं एक्सोस्पर्म्स उनको फर्टिलाइज़ करते हैं। एक इसके अंदर यूनिक मैकेनिज़्म है जो कि स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ का नाम है प्लेटिनरीज मेगालोप्स। ये वुड होल मैसाचुसेट्स जो यूएसए की एक स्टेट है वहाँ से इसको रिपोर्ट किया गया। तो जैसे ही इनकी लाइफ एंड पे आती है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव सीज़न के पास आती है, तो मेल और फीमेल वर्म खाना पीना बंद कर देते हैं और इनका जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डीजनरेट हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। उस वक्त ये होता है कि बॉडी में जितनी भी जगह खाली हुई, इवन के इंटेस्टाइन ख़त्म होने से जो जगह खाली हुई, वो सारी की सारी जगह गैमीट से भर जाती है। स्पर्म ट्रांसफ़र के अंदर इनका मेथड डिफरेंट है क्योंकि ये एक दूसरे को कॉयल करते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बजाय जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग्स हैं उसके ज़रिए ये क्रॉस फर्टिलाइज़ करते हैं, मतलब मेल उसके ज़रिए स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करता है। चूँकि इनके डाइजेस्टिव ट्रैक ख़त्म हो गए होते हैं, इसलिए स्पर्म डायरेक्टली मेल की बॉडी कैविटी से फीमेल की बॉडी कैविटी के अंदर आ जाते हैं। इससे ये होता है चूँकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रही है, मोस्टली एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद एग्स फीमेल की एनस से बाहर और दोनों के दोनों वर्म्स उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कि ज़िंदगी का पर्पज़ एक ही था, रिप्रोड्यूस करना। उससे पहले खाना पीना भी बंद कर दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़त्म हो गया, सारी खाली जगह एग्स से भर गई, एग्स ट्रांसफ़र हुए, फर्टिलाइज़ हुए और ये दोनों के दोनों ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम बाकी ही नहीं बचा जिसकी बेस पर आगे लाइफ को सस्टेन करेंगे। और कुछ के अंदर, मतलब कुछ पॉलीकीट्स के अंदर एक और यूनिक फीचर पाया जाता है, उसको एपिटोकी कहा जाता है। एपिटोकी के अंदर जब इनका रिप्रोडक्टिव सीज़न आता है तो एक रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल बनता है जिसको एपिटोक कहा जाता है। ये इसकी नॉन रिप्रोडक्टिव फॉर्म से अलहदा होता है जिसको एटोक कहा जाता है।
होता ये है कि एनिमल की जो बॉडी है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इसकी बॉडी के जो अगले वाले सेगमेंट्स हैं नॉर्मल मेंटेनेंस फंक्शन यानी कि खाते पीते रहते हैं और जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो करते हैं। बाकी के जो उसके पिछले हिस्से हैं ये साइज़ के अंदर बड़े हो जाते हैं और इनके अंदर गैमीट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो बॉडी का जो अगला हिस्सा है वो इसका एटोक होगा और पिछला हिस्सा जिसमें गैमीट्स हैं और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है वो एपिटोक होगा। तो एपिटोक के ऊपर जो पैरापोडिया होते हैं वो भी अलग तरह के होते हैं ताकि ये बेहतर तरीके से तैर सकें। तो इस चैप्टर के शुरू में बताया गया था कि एक एनिमल होता है उसको यूनिस विरिडस कहा जाता है या समोन पैलोलो वर्म। समोआ एक आइलैंड्स का ग्रुप है तो उसके आसपास ये पाए जाते हैं समंदर के अंदर। ये उन्हीं की लैंग्वेज के अंदर नेम है, मतलब वो थोड़े जंगली से लोग हैं। तो वैसे अब वो तरक्की याफ्ता लोग भी वहाँ पहुँच गए हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। मतलब ये कि उनका वो जो वज़ीर आज़म भी है समोआ का, बरतानिया की मलका वहाँ गई थी तो उसको जब मिलने आया था तो उसने ऊपर तो कोट पहना हुआ था, शर्ट पहनी हुई थी, टाई लगाई हुई थी और नीचे उन्होंने अपना ट्रेडिशनल ड्रेस यानी कि धोती बांधी हुई थी और पाँव में उसने हवाई चप्पली पहनी हुई थी। वो हवाई चप्पली वो नारियल के छिलके से खुद ही बनाते हैं। खैर तो उसके अंदर होता ये है कि साल के अंदर एक ऐसा दौरानिया आता है कि सारे का सारा समंदर वर्म से, मतलब ये वर्म लाइक होता है, इनसे फिल हो जाता है। मतलब कि पूरे का पूरा पानी ऐसे होता है जैसे नूडल पके हुए हैं। होता ये है कि ये जो एनिमल है इसकी बॉडी का एक हिस्सा जिसको नॉन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल कहा जाता है वो तो नीचे बॉटम पे ही रहता है। जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इसकी बॉडी से आधा वर्म टूट के ऊपर आ जाता है जिसके अंदर गैमीट्स होते हैं ताकि ये फर्टिलाइजेशन कर सके। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सीज़न है ये लाइट की इंटेंसिटी से और ल्यूनर पीरियड यानी कि जो चांद का कैलेंडर है उस हिसाब से चलता है। और इसके अंदर जो एग्जांपल दी गई जो हमने पढ़ी है यूनिस विरिडस यानी कि अटलांटिक पेलोलो वर्म, इसके अंदर इसका जो स्वार्मिंग सीज़न है ये जुलाई के महीने के अंदर जो ल्यूनर साइकिल मतलब कि जो चांद चलता है इसके फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर के अंदर, मतलब कि पहले और तीसरे हफ्ते के अंदर। तो स्वार्मिंग टाइम इनका सुबह का टाइम होता है, यानी कि डॉन जब सूरज निकलता है। तो जोलॉजिस्ट इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि इनकी जो स्वार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं इससे तीन चीज़ें होती हैं। पहला ये कि नॉन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, चूँकि वो समंदर की सरफेस पे आते ही नहीं, वो नीचे छुपे रहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बॉडी से टूट के आधा एनिमल ऊपर आ जाता है, आधा एनिमल नीचे छुपा रहता है। इसलिए प्रेडेटर जितने मर्जी प्रेडेटर चाहे मतलब करोड़ों की तादाद में ऊपर आए होते हैं सारों को भी खा लेंगे, उसकी स्पीशीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि जो ऊपर आए हैं वो सिर्फ उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक्चुअल एनिमल नीचे छुपा हुआ। दूसरा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए लाजमी है कि मेल और फीमेल एक टाइम पे एक ही जगह पे दोनों एक्टिव हों और एग और स्पर्म्स एक ही टाइम पे रिलीज़ किए जाएं। वरना ये होगा कि अगर इनके अंदर टाइम ड्यूरेशन आ गई तो हो सकता है एग्स पानी के साथ बहकर कहीं चले जाएं या उनको कोई मछली खा जाए या कोई दूसरा जानवर खा जाए। एक टाइम पे होने के लिए ये इनके लिए बेनिफिशियल है और इसी प्रोसेस को स्वार्मिंग कहते हैं कि एक जगह पे बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठे हो जाना। तो चूँकि ये करोड़ों की तादाद में होते हैं, स्वार्म बन जाता है पूरा, इसलिए फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और तीसरा इसका फ़ायदा ये है चूँकि ये बहुत ज़्यादा तादाद में एक जगह पे जमा हो जाते हैं, इसलिए जो इनके प्रेडेटर्स हैं उनकी मौजें लग जाती हैं। मतलब ये कि प्रेडेटर्स की जो पॉपुलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी होकर वहाँ पर आ जाती हैं और दिल खोल के इनको खाते हैं। फिर भी वो इनको ख़त्म नहीं कर सकते और ये इतने बच जाते हैं कि इनकी अगली जनरेशन अगले साल फिर से आ जाती है। इसकी पिक्चर्स आपके साथ शेयर करती जाएंगी। तो डेवलपमेंट की बात करें, इनके अंदर स्पाइरल क्लीवेज होती है, इसके अंदर लार्वा बनता है जिसको ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। तो ये लार्वा पानी में तैरता है कुछ टाइम तक, उसके बाद सबस्ट्रेट पे मतलब पानी की तह में जाके बैठ जाता है।
उसके बाद फिर इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है और ये इवेंचुअली एडल्ट जैसी शक्ल लेना शुरू कर देता है। ग्रोथ के साथ साथ इसकी बॉडी में नए सेगमेंट्स ऐड होते जाते हैं और उसके बाद इसके सर के ऊपर टेंटिकल्स वगैरह भी निकल आते हैं। तो टेक्निकली जो इसकी बॉडी का सबसे पहला सेगमेंट यानी कि इसका सर होता है वो सबसे पुराना होता है, उसके सेकंड वाला उससे पुराना, उसके सॉरी नया, तीसरे वाला उससे नया और इसका जो एंड पे टेल वाला सेगमेंट वो सबसे नया होता है। मतलब इनकी ग्रोथ का पैटर्न सर की तरफ से लेके पीछे को होता है। तो कई पॉलीकीट्स हैं, इनके अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं इसमें फ़र्क होता है और इसके अंदर ट्रोकोफोर लार्वा वाली स्टेज आती ही नहीं है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है या इसके अंदर प्लेन्यूला लार्वा की तरह का लार्वा बनता है। ठीक है, ये इसकी डेवलपमेंट की स्टेज दिखाई गई है। वो लट्टू की शेप का लार्वा जिसको ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं, फिर ये बॉटम पे जाकर सेटल डाउन हो जाता है और इसके अंदर बडिंग के ज़रिए मतलब कि नए नए सेगमेंट्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये वाला इसका हेड बन जाएगा, ये सेगमेंट नंबर 2, 3, 4, 5 और एंड पे ये जो होंगे इसकी टेल बन जाएगी। और उसके बाद वाली स्टेज के अंदर इसने एडल्ट जैसी शक्ल ले ली। इसके अंदर प्रोस्टोमियम बन गया, सर वगैरह बन गया, माउथ है इसका, एनस और ये इसकी नर्व कॉर्ड जो येलो कलर से बनी हुई है। तो इसके अंदर ये जो हेड है ये इसका सबसे पुराना सेगमेंट होगा, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला और जो लास्ट पे है ये सबसे न्यू होगा। तो यहाँ तक आपकी क्लास पॉलीकीटा कंप्लीट हो गई।